नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एफकेट साथ ही साथ में एयरफोर्स के जीके जेएस के सेट जो है स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज। और ये सीरीज जो है आप देखेंगे, पहला जो एपिसोड है मतलब फर्स्ट जो सेशन है प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी डाल चुका है। ये 20 क्वेश्चंस का हमारा सेट रहने वाला है। एयरफोर्स में 6 to 7 क्वेश्चंस एंड एफकेट में इसके लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें अभी हम जीके वाला पार्ट ले रहे हैं, मतलब जनरल नॉलेज और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। ये जनरल क्वेश्चंस हैं। इन जनरल क्वेश्चंस के बिहाफ पर हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें आती हैं और किस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें आंसर करने होते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक और कमेंट का बटन दबा दें। और इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन। प्रसिद्ध जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? अब देखो, यहाँ पर समझने से पहले हमें पूरी जो हिस्टोरिकल जो पॉइंट है उनको थोड़ा सा हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, है ना। ध्यान से सुनिए कि जो ये टाइम है जब ये बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था वो हो रहा था 1757 में। अब 1757 में आप थोड़ा सा समझें, जब भारत में एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी जब यूरोप में या यूरोपियों का जब भारत में आगमन हो रहा था, यूरोपियों मतलब यूरोप में रहने वाले, तो यूरोपियों का जब भारत में आगमन हो रहा था, जब वो आ रहे थे, तो ऐसे में आप देखेंगे डिफरेंट कंपनीज जो है, डिफरेंट कंट्रीज से जो है आपके डिफरेंट कंपनीज आई। जैसे सबसे पहले पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज 1498 में आए, है ना। पोर्तुगीज के बाद आपके डेन, है ना, डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद जो है आपके 1600 में ब्रिटिश आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। डेन आ गए, डेन के बाद फ्रेंच आ गए। कौन आ गए? फ्रेंच। तो फ्रेंच, आपके ब्रिटिश और पोर्तुगीज, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंच लगभग 1664 में आए। अब क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे भारत के इंटरनल जो आपके लाइक पार्ट्स हैं उसमें ट्रेड के साथ साथ इंटरनल जो हमारे डिस्प्यूट है उनको भी धीरे धीरे रिजॉल्व करने में लग जाते हैं। और इसी के साथ भारत में देखते हैं कि ये अच्छा मौका है कि भारत को हम कैप्चर कर ले। इसी बीच ये ब्रिटिशर्स जो है यहाँ आपके साउथ से, यानी ये साउथ से आना होता है इनका, और साउथ से पहुंच जाते हैं कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो जब वेस्ट बंगाल में ये जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में बंगाल का नवाब जो रहता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को ये अपनी कूटनीति मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से ये यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू जो है क्या करा देते हैं? हरा देते हैं। तो हराने के लिए जो युद्ध होता है उसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी। ठीक। तो प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। ठीक। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से ये युद्ध पहले ही अंग्रेज क्या कर लेते हैं? अपनी ओर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि राजा के जितने भी जो नियरेस्ट नवाब के जितने भी आपके कह सकते हैं क्लोज जो रहने वाले मंत्री हो गए, इनके जो रिलेटेड आपके बैंकर्स हो गए, इन सारे मंत्री और बैंकर्स को कौन आपके पैसा दे देता है? इवन सेनापति, मतलब जो इनका लीडर है, सेना का जो आपके लीडर है ना, जिसे हम कहते हैं कमांडर, उस कमांडर को ही क्या कर लेते हैं? ये खरीद लेते हैं। तो ऐसे में जब आपके बैटल होने वाला होता है तब आधी से ज़्यादा सेना और सेना के जो इंपॉर्टेंट आपके पोस्ट हैं, जो अधिकारी हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटिश के फेवर में चले जाते हैं। और इसी के कारण ये युद्ध हार जाता है। कौन? बंगाल का नवाब। यहाँ से अंग्रेज बंगाल को जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? बंगाल को। मैं हिस्ट्री में 4 बैटल्स को मानता हूँ जिनके प्रभाव से बंगाल को जो है या भारत को जो है अंग्रेजों ने कैप्चर भी किया। पहला था 1757 बैटल ऑफ प्लासी, फिर है 1760 जिसे कहते हैं वांडी वॉश का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडी वॉश का युद्ध। इस वांडी वॉश के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच कंपनीज को भारत से गो थ्रू किया। फिर उसके बाद आता है 1761। ये युद्ध इनका तो नहीं था, पानीपत का थर्ड बैटल था, बट ये मराठों को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया बाय अहमद शाह अब्दाली। और 1764 जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे लिखा भी है 1764 बैटल ऑफ बक्सर। और ये फाइनल युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज यहाँ पे जितने भी आपके कह सकते हैं कि इंडिया में जो आगे रूल करने वाली जो कंडीशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए आ चुकी थी। और इसके बाद भारत को धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया? कब्जा करना स्टार्ट कर लिया। ठीक। ये है 1857। यहाँ पे एक रिवॉल्ट होता है इंडियन सोल्जर्स के थ्रू, उसे कहा जाता है आर्म रिवॉल्ट। और ये है एक आपके सैन्य क्रांति जो हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर
है ना, जिसका मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष आपके अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। पहले ये इसरो जो है, इसरो से पहले यहाँ पे भारत में स्पेस के रिसर्च के लिए एक समिति बनती है ना, 1962 के आसपास ये समिति बनती है। फिर समिति को ही बाद में 1969 में नाम दे दिया जाता है, क्या, इसरो। क्या नाम दे दिया जाता है, इसरो। तो हमारा राइट आंसर तो ये हो गया। इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल जाता है वो जाता है विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई, है ना। इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। आप देखेंगे भारत का जो पहला आपके सैटेलाइट है 1975 में, है ना, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। क्या नाम होता है, आर्यभट्ट। ये भारत का पहला आपके सैटेलाइट होता है आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा जाता है। इसके साथ ही साथ इसरो कई सारे अचीवमेंट अब ला चुका है, जैसे आप देखेंगे चंद्रयान। क्या देखेंगे, चंद्रयान। चंद्रयान की शुरुआत होती है आपके 2008 से, है ना। 2008 के बाद 2019 में सेकंड जाता है ना। फर्स्ट 2008, सेकंड 2019 और थर्ड जाता है 2023। तो चंद्रयान थर्ड जो है आपके जाता है, हमने 4 भी प्लान कर चुका है और हमने 5th भी आपके प्लान कर चुके हैं। ये टेंटेटिव्स हैं, अभी ये गो थ्रू करने वाले हैं कौन, इसरो। ठीक, तो हमारा चंद्रमा पर यात्रा ये रही है। हमारे जो सन रिसर्च को लेकर जो आपके यहाँ पे सैटेलाइट है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 ये हमारा क्या है, सन सैटेलाइट है, सन के ऑब्जर्वेशन को लेकर। हमारा मार्स को लेकर, यानी मंगल को लेकर जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका मतलब जो नाम है, जो आपके पहले ही हम छोड़ चुके हैं, जिसका नाम है MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। 2013 में स्टार्ट कर दिया था हमने और जो सक्सेस भी हुआ, है ना। इसके बाद जो है अगर हम कहें कि ह्यूमन इन स्पेस, वो प्रोग्राम है गगनयान। कौन सा है, गगनयान। क्या नाम है, गगनयान, ह्यूमन इन स्पेस। और ह्यूमन में भी कौन सा, इंडियन। कौन सा, इंडियन। तो ये प्रोग्राम कौन सा है, गगनयान। ऐसे कई अचीवमेंट जो है इसरो ने आपके क्या कर लिया है, यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है क्या है आपका, यहाँ पर इसरो स्पेस जो है रिसर्च सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर हमें मिलता है बेंगलुरु में। कहाँ मिलता है, बेंगलुरु में। ठीक, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसरो से रिलेटेड आना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है और कैसे हुआ, कैसे नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय, बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो डिज़ाइन है वो किसने की है। बच्चों हमारा जो झंडा है आप देखेंगे ये 3 रंग का झंडा है। इसमें आप देखेंगे ऊपर का जो पट्टी है वो केसरिया रंग का होता है, बीच का जो है वो वाइट कलर का होता है और सबसे नीचे जो है वो हरा कलर। तो 3 रंग का ये कलर का जो है आपका क्या होता है, झंडा है। इसमें बीच में जो है नीले कलर में, इसमें नीले कलर में दिखेगा नहीं यहाँ क्योंकि नीला ही बोर्ड है। तो नीले कलर में जो है आपका क्या बना हुआ है, यहाँ पर अशोक चक्र लगा हुआ है जिसमें 24 तिलियां जो है आपके लगी हुई है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे ये जो झंडा है इसके जो डिजाइनर है वो है पिंगली वेंकैया। कौन है, पिंगली वेंकैया। कौन है, पिंगली वेंकैया। और जो हमारी संविधान सभा है, कौन सी सभा है, संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा के द्वारा जो पहली बार झंडा यानी नेशनल फ्लैग जो है, राष्ट्र ध्वज जो है, ये कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947। ये सारी बातें याद रहेगी आपको, है ना। क्या क्या है, ऊपर का रंग केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा है। ठीक, बीच में अशोक चक्र है सफ़ेद कलर के बीच में जो कि नीले कलर से है। और ये जो है इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी है, 24 तीलियां, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अरे क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई ज़्यादा हमने ऑथेंटिक नहीं करा है, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सन। सन के अराउंड डिफरेंट प्लेनेट जो है आपके मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। ये है इनर प्लेनेट। क्या है, इनर प्लेनेट। और इस इनर प्लेनेट के बाद क्या आते हैं आपके यहाँ पे एस्ट्रॉयड आते हैं। एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह आते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है ये। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो है यहाँ से फिर से आपके जो है प्लेनेट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है बृहस्पति, है ना, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। जुपिटर के बाद जो है आपके सैटर्न मतलब शनि, शनि के बाद है अरुण, है ना, जिसे हम कहते हैं यूरेनस, और यूरेनस के बाद जो है नेपच्यून, वरुण। ठीक, तो ये सारी जो है आपके ग्रहों की गतियां हैं या ग्रहों का एक क्रम है
जो आपको समझना है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है मर्क्यूरी। कौन सा है? बुध जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म जो है यानी हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो है आपका यहाँ पर शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। अरे क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, जो कि है पृथ्वी जो है 5वां 5th लार्जेस्ट आपकी प्लेनेट है। कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पुस्तकों से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था भारत की खोज, अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। करेंसी से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो करेंसी से जो अगर क्वेश्चन आया, साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया जो है ये आपके कहे पैसिफिक ओशन से शेयर करने वाला आपकी कंट्री है। इसका जो करेंसी है वो है वॉन। इसी के पास में एक डिक्टेटर कंट्रीज है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। क्या नाम है? नॉर्थ कोरिया। अरे क्लियर? चलिए, इसका जो कैपिटल है वो है सियोल। क्या नाम है? सियोल। क्या नाम है कैपिटल का? सियोल है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया। अगला है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। बताइए इनमें से कौन सा आपके एलिमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आपका जरूरी है। बच्चों, क्लोरोफिल या इसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसके कारण जो ट्रीज या आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना फूड कंजम्पशन करते हैं, मतलब फूड प्रोसेस करते हैं, कैसे उनका खाना बनता है। तो यही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सब किया जाता है, इससे ग्लूकोज बनता है और उसी ग्लूकोज से पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक आपके लवक है, लवक इन द सेंस ऑफ लाइक यहाँ पे वो चीज है जिसके कारण आपके पेड़ पौधे की जो पत्ती है वो हरी दिखाई देती है, मतलब इनमें कलर दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पर जो क्लोरोफिल के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है पेड़ पौधों में वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसके सेंटर में होता है, इसके साथ में आयरन भी होता है। क्या होता है? आयरन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफिल बनाने का लिए आवश्यक तत्व, तो मैग्नीशियम होगा, आयरन भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, तो लेकिन अगर यहाँ मैग्नीशियम आयरन दोनों है तो हम मैग्नीशियम को देंगे, अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो आयरन हमारा राइट आंसर भी हो जाता। ठीक, तो जब यहाँ पे ऐसा होता है तो जो पहले प्रायोरिटी होती है उसको हमें चुनना होता है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा सरफेस होता है जिस पर हम हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट, है ना, जिसका मतलब होता है आपके भूपर्पटी। भूपर्पटी के बाद एक सबसे बड़ा जो ऊपर लेयर होता है इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है? ट्रोपो, है ना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ठीक, तो ट्रोपोस्फियर अगर हमारे ऑप्शन में दिख रहा है आपको तो वही हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा आंसर। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। दूसरी लेयर क्या है? समताप मंडल। अरे जो हमारे हवाई जहाज हैं, क्या है? हवाई जहाज है, ये कहाँ उड़ते हैं? इसी स्ट्रेटोस्फियर में। और हमारी जो ओजोन लेयर है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, ओजोन लेयर जो है वो भी कहाँ पाई जाती है? इसी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद अगला जो है इसे कहा जाता है मीजोस्फियर, यानी मध्य मंडल। ठीक, मीजोस्फियर के बाद कहा जाता है आयनोस्फियर। क्या कहा जाता है? आयनोस्फियर, जहाँ पे आयनेटिक जो है आपके रिएक्शन होती है। आयनोस्फियर के बाद होता है एक्सोस्फियर और इसके बाद आ जाता है स्पेस। क्या आ जाता है? स्पेस। अरे क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आपको लेयर बाय लेयर समझना होगी, कौन सी लेयर कहाँ है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। कल को क्वेश्चन बन जाए कि ओजोन किस लेयर में पाया जाता है, तो वो है समताप यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। आपके वायुयान मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो वो भी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके एटमॉस्फेरिक जो एक्टिविटीज हैं वो कहाँ देखने को मिलती है, तो वो मिलती है ट्रोपोस्फियर में। एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज जो हम ह्यूमन को दिखाई देती है वो सब क्षोभ मंडल में, जैसे बिजली का कड़कना, पानी का गिरना, बादलों का जो है आपस में मिलना जुलना और ऐसे घूमना, ये सारी गतिविधि हमें कहाँ मिलती है? इसी ट्रोपोस्फियर में। अरे क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को जिसका फॉर्मेशन होता है 1945 में, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। ई फॉर एजुकेशनल, क्या है? एजुकेशनल। एस फॉर आपके साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? पेरिस फ्रांस में।
और यूनेस्को जो है एक लिस्ट जारी करता है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और इस लिस्ट में आप इंडिया में देखेंगे 44 साइट्स है टोटल। कितनी साइट्स हैं? 44 साइट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे 36 साइट्स आर कल्चरल, है ना, और 7 साइट्स आर नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और 1 इज मिक्स्ड मतलब कल्चरल भी और नेचुरल भी। ठीक, तो ऐसे करके कितनी साइट हो गई इंडिया में? 44। और 44 जो लेटेस्ट साइट है यूनेस्को इन इंडिया वो है मराठा लैंडस्केप, मिलिट्री लैंडस्केप। अभी रिसेंटली 2025 में इसको एज अ लैंडस्केप बनाया गया। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट साइट जो है वो ऐड की गई थी 1983 में। कब ऐड की गई थी? 1983 में। और ये कौन कौन सी थी? ये थी अजंता, एलोरा, है ना, और आपकी क्या है, ताजमहल, है ना। ये जो है फर्स्ट साइट थी जो ऐड की गई थी आपकी कब? आपके यूनेस्को जो है हेरिटेज में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया वाज कंडक्टेड। बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1974 में किया गया था, और ये किया गया था राजस्थान में चुपके छिपाते हुए। और ये जो है किया गया था पोखरण में। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में। पोखरण अगर ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही कहा। पोखरण रेगिस्तानी एरिया है, यहीं पर किया गया था एटॉमिक टेस्ट। और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, या बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्धा इज स्माइलिंग। ठीक, ये था इसका कोड नेम किसका? आपके पोखरण फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है सेकंड जो टेस्ट है ये भी समझ लो। ये सेकंड हुआ था 1998 में, 1998 1999 में, है ना। इसका जो नाम था वो था शक्ति, कोड नेम जो था 98, है ना। और ये इससे बड़ा था, 5 दिन तक टेस्ट चला था, जो था पोखरण सेकंड। नाउ नेक्स्ट अगला है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है इसका सामान्य पीएच क्या होता है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पावर ऑफ हाइड्रोजन 0 से कम है तो वो एसिड है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का पावर ऑफ हाइड्रोजन 0 से ज़्यादा है तो वो बेस है, मतलब आपका क्षार है, यानी अम्ल है और क्या है, क्षार है। तो ब्लड जो होता है वो बेसिक होता है, मतलब क्षार होता है, और इसका पीएच होता है 7.4। ठीक, अगला क्वेश्चन है हु इज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो स्पेस मैन है, इनने स्पेस प्रोग्राम चलाया था। होमी भाभा को? ये तो एटॉमिक एनर्जी के आपके फाउंडर हैं। के सिवान? नहीं है सर, के सिवान तो अभी इसरो के चेयरमैन थे फॉर्मर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है इंडिया में। मिसाइल वुमेन, हु वाज द मिसाइल वुमेन इन इंडिया? मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है इनको। तो मिसाइल मैन कहने का कारण है इनका एक प्रोग्राम जिसे कहा जाता है IGMDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982। इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पटना, PATNA पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, और A फॉर जो है आपका अग्नि, ये 5 मिसाइलों का इन्होंने आपके स्ट्रक्चर जो है, बेस जो है स्टार्ट किया था इंडिया में। इसलिए से इस व्यक्ति को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या? बहुत इजी है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा। कैनबरा ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल डोनर कौन हो सकता है? O नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल सही है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है O पॉजिटिव होता है। कौन होता है? O पॉजिटिव। मैंने सार्वभौमिक दाता और सार्वभौमिक जो है रिसीव करने वाला, जिसे हम कहते हैं ग्रहण करने वाला, तो वो होता है AB पॉजिटिव जो सर्वाधिक ग्रहण करता है, और O नेगेटिव इज अ डोनर, है ना। ये क्या है? सबसे बड़ा डोनर है। ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अगला है
विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्रीज। इंडियन स्टेट्स में कोस्टल बाउंड्रीज की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल बाउंड्री है वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। देन उसके बाद है तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज गुजरात एंड सेकंड वन इज तमिलनाडु। और सबसे कम है गोवा की। मिनिमम किसकी है? गोवा की। किसकी है? गोवा। नाउ नेक्स्ट अगला है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी और अटलांटिक डेजर्ट। राइट आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो कि अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है सहारा। नाउ नेक्स्ट इज विच लॉ स्टेट्स फॉर एवरी एक्शंस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के, कि अगर कोई वस्तु लाइक सेब जो है जैसे पेड़ से गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो वो ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। और इन्होंने 3 सिद्धांत लिखा। पहला क्या है? अगर किसी वस्तु में, है ना, जैसे कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, जैसे कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसे आपके मोशन में लाने के लिए, गति में लाने के लिए उसमें बल लगाना होगा। और अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिशील है, उसको रोकने के लिए भी आपको बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई रुका है तो उसको गति अवस्था में लाने के लिए बल लगाओ, और अगर कोई चल रहा है तो उसको रोकने के लिए फिर से क्या करो? बल लगाओ। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, आपके जड़त्व का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल, जब आप बस में बैठे होते हैं या गाड़ी या 4 व्हीलर में बैठे होते हैं, तो जैसे ही ड्राइवर आपकी बस में ब्रेक लगाता है, क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है किसी स्टॉप पे रोकने के लिए, तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो वैसे वैसे आपकी मुंडी ऐसे की ओर आगे चले जाएगी। अरे क्लियर? ऐसे में आप देखेंगे कभी कभी जब ड्राइवर आपके गियर लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद फिर गियर लगा के फिर से गाड़ी उठाता है, तो फिर आप ऐसे पीछे हो जाएंगे। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब उसने आपका बहुत तेजी अवस्था में उसकी गाड़ी चल रही थी तो उसको क्या कर दिया? रोक दिया, बल लगाकर रोक दिया। बल लगाकर जैसे ही रोका तो हमारे जो नीचे का हिस्सा है वो तो गाड़ी के साथ चल रहा था, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो ग्रेविटी से थोड़ा दूर था। इसके कारण क्या हुआ? आगे चले गए। फिर जैसे ही उसने क्या किया, आपके वो मोशन, मतलब आपके क्या हो गया था, आपका जो विराम अवस्था में आ गया, मतलब आपके रिज्ड हो गया, हमारी गाड़ी रुक गई। तो जैसे ही उसने गियर मतलब क्लच उठाया और आपकी गाड़ी चली, तो गाड़ी जैसे चली तो हमारा शरीर पूरा विराम में हो गया, मतलब आपके सो गया, मतलब विराम हो गया। और विराम से जैसे ही उसने गति मिलाया, मोशन मिलाया, तो फिर हम पीछे और चले गए। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला जो दूसरा नियम है वो है F बराबर ma। जो बल होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं F बराबर ma। तीसरा है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया को ही क्या कहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वाज, पहला विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है, 1961। लिख लेना कहीं भी, फर्स्ट इंडियाज विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोसिक नहीं, ये नहीं है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर एसिड नहीं, ये भी नहीं है, ये राइट आंसर है, न्यूक्लिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। डीएनए बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या है इसके सही आंसर है। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके इजी हैं और क्वेश्चन को इजी करना या उस तरह से देना, उसका एक पर्पस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्त यार, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा कहाँ है। और हम क्या प्रैक्टिस करते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उस टॉपिक को ऐसा पढ़ने में खो जाते हैं, या कभी कभी बोरिंग लगता है तो पढ़ते ही नहीं है। और जब नहीं पढ़ते क्वेश्चन आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे चीज़ें से को रिलेट करके वो क्वेश्चन देते रहते हैं। तो वही सब चीज़ें हमें जानना है कि अगर कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो उसके आसपास के सारे फैक्ट हमें कवर करके जाना है, और अगर हमने उनको कवर कर लिया तो हमें आंसर भी मिलेगा और साथ ही साथ में हमारा क्वेश्चन राइट भी हो जाएगा। चलिए तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और साथ ही साथ में अगर एकेडमी में या फोर्स एकेडमी में आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक का बटन दबा दे, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, जैसे आपसे पूछा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।